मॉक्स अटेम्प्ट करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है एंड दे वर वेटिंग फॉर द राइट टाइम, बिकॉज उसी समय पता लगता है कि क्या एरियाज पे हमको फोकस करना चाहिए। लाइक 5 मंथ्स या कम टाइम बचा है तो सिर्फ टेस्ट पे फोकस करते हैं, 6 घंटे कंटिन्यूस वीआरसी नहीं पढ़ सकते। ये काफी बच्चे पूछते हैं कि बोरिंग लगता है सर, कैसे इसकी स्टडी करें। हमारा मेन फोकस उसके है कि हमको सेट सिलेक्शन आना चाहिए। तो इस स्ट्रेटजी का फायदा ये है कि कभी भी आप कोई भी सेट छोड़ के नहीं आओगे। Hello everyone, a very warm welcome on this amazing platform of CAT by LPT. Today we have with us Ayush Biani, who got 99.7 percentile in CAT 2024. इनका फाइनल सिलेक्शन कॉल लेटर्स आ चुके हैं। ही गॉट इनटू IIM मुंबई, जो सबसे बेस्ट कॉल अभी तक का है। इनका SIBM पुणे में भी सिलेक्शन हो चुका है। SCMHRD पुणे से भी कॉल है, वहाँ भी कन्वर्ट हो गया है। IIM उदयपुर भी कन्वर्ट हो गया है। काशीपुर, नागपुर, बहुत सारे IIMs को इन्होंने क्लियर कर लिया है। और इसके अलावा IIT दिल्ली, जो बहुत फेमस है टॉप 10 में NIRF रैंकिंग के हिसाब से, उसमें भी फाइनल इनका सिलेक्शन हो चुका है। और FMS दिल्ली भी मोस्ट लाइकली आपका जो वेट लिस्ट है, हमारा तो प्रेडिक्शन है कि आपका FMS दिल्ली भी कन्वर्ट हो जाने वाला है। तो आज हम इनसे एक नॉर्मल एक सेशन रखने वाले हैं, जिससे आप लोगों को काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिलेगी। आपके जो भी डाउट्स हैं आप लोग भी कमेंट सेक्शन में डाल दोगे तो उसका भी हम आंसर देने का ट्राई करेंगे। साथ ही साथ बहुत सारे जो फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस हैं, जो काफ़ी बच्चे ओवर द टाइम मुझसे पूछते रहते हैं, इस साल भी पूछते हैं, पहले भी कभी पूछते रहे, तो वो चीज़ मैं आंसर करते रहा हूँ। लेकिन आज हम जो बच्चा सेलेक्ट हो चुका है, जिसने करके दिखाया है, उनसे ही हम जान लेते हैं कि इस जर्नी के बारे में, स्ट्रेटजीज के बारे में, क्या क्या चीज़ें फॉलो करी है और क्या सही स्ट्रेटजी हो सकती है। ये सारा डिस्कशन हम आज इनसे करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे। बहुत सारे बच्चों ने ये चीज़ पूछा है पहले भी कि सर कुछ मिस्टेक्स हम लोग लगातार करते रहते हैं, है ना। इसके बारे में मेरी आयुष से भी पहले कभी बात हुई थी कि कौन कौन सी मिस्टेक्स हमें नहीं करनी चाहिए ड्यूरिंग अ प्रिपरेशन जर्नी। कई बार हम ओवर कॉन्फिडेंट रहते हैं, बहुत सारी मिस्टेक्स होती रहती है हमसे जो हम नेग्लेक्ट करते जाते हैं। तो आज आयुष से ही जान लेते हैं। आयुष, आप बताओ बच्चों को कि ऐसे कौन कौन सी मिस्टेक्स हैं जो हमें नहीं करनी चाहिए ड्यूरिंग दिस एंटायर जर्नी ऑफ कैट प्रिपरेशन। सर, तो फर्स्ट मिस्टेक जो सबसे ज़्यादा होती है, जो मैंने भी नोटिस किया है कि कई जो मेरे पीयर ग्रुप में स्टूडेंट्स वो भी करते थे, वो ये थी कि वो टेस्ट अटेम्प्ट्स नहीं करते थे। लाइक मॉक्स अटेम्प्ट करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है एंड दे वर वेटिंग फॉर द राइट टाइम, दे वर वेटिंग के कोर्स कंप्लीट हो जाए उसके बाद करेंगे। बट कैट इज वो टाइम आता नहीं है। स्पेशली एक मिस्टेक अभी बताई है आयुष ने कि टालते रहना, है ना। आप ये सोचोगे कि एग्जाम के दिन, हम एग्जाम के कुछ दिन पहले टेस्ट अटेम्प्ट करते हैं, वो चीज बहुत डेंजरस है। जैसे आयुष ने बताया है कि आपको स्टार्टिंग से ही मॉक्स देने चालू कर देना है। मैं राइट ऑन दिस? सर, एग्जैक्टली। और क्या क्या चीज इसमें रहती है? उसके अलावा दूसरी चीज जो मैंने नोटिस करी है कि कई लोग मतलब जो वीकर सेक्शन है उस पर फोकस नहीं करते, बिकॉज दे आर आइदर फियरफुल और मतलब वो इंटरेस्ट नहीं डेवलप कर पाते उसमें, तो वो सिर्फ अपने स्ट्रॉन्गर सेक्शन पे फोकस करते हैं। एंड कैट इज ऑल अबाउट बैलेंस, एक बैलेंस्ड अप्रोच होनी चाहिए। तो हमको सारे सब्जेक्ट्स को बैलेंस करना बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत अच्छा पॉइंट नोट करा है आयुष ने कि इट इज लाइक आपको एक ही साल में तीनों सेक्शन में अच्छे मार्क्स लेके आने हैं। और कुछ आपका एक इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट पक्का रहा होगा या फिर होगा, उसमें आप ज्यादा इंटरेस्ट दिखाओगे। वीकर सेक्शन में अगर आपने टाइम नहीं दिया तो ये डिजास्टर्स हो सकता है, क्योंकि बहुत सारे कॉलेजेस में सेक्शनल कट ऑफ है। और क्या आयुष रहेगा इसमें? तो उसके अलावा जैसे कि कई लोग जो टेस्ट अटेम्प्ट कर रहे हैं, तो उसके साथ एनालिसिस भी बहुत इंपॉर्टेंट है। आई वुड से इक्वली इंपॉर्टेंट, और फॉर मी इट वाज मोर इंपॉर्टेंट देन द टेस्ट इटसेल्फ, बिकॉज उसी समय पता लगता है कि क्या एरियाज पे हमको फोकस करना चाहिए। लाइक जो हम कहते हैं ग्रे एरियाज, तो वो क्या है, कहाँ पे हमको फोकस करना चाहिए जिससे हम अपना स्कोर मैक्सिमाइज कर पाए रियल कैट में। तो वो एक सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है कि हमारे को एनालिसिस प्रॉपर करना चाहिए। तो मॉक एनालिसिस की बात करें, जैसा आयुष ने बताया है कि सिर्फ मॉक देने से ही काम नहीं होता है, आपको प्रॉपर एनालाइज करना है, उसके नोट्स बनाने हैं और उन ग्रे एरियाज में काम करना है। इसके अलावा कुछ और आयुष आपको लगता है? यस सर, द मोस्ट इंपॉर्टेंट वाज द लाइक द मेंटर से आपको डिस्कस करते रहना चाहिए। जैसे मैं आपसे डिस्कस करता था, आफ्टर एवरी टेस्ट अपना डिस्कशन हुआ ही है ऑलमोस्ट, कि मुझे क्या करना चाहिए, मेरा ये एरिया वीक आ रहा है ऐसे। और स्ट्रेटजीज डेवलपमेंट में भी आपने काफी हेल्प करी थी। तो वो चीज़ मुझे लगता है कि स्टूडेंट्स को अपने मेंटर से जरूर कंटिन्यूसली कनेक्ट करना चाहिए। ओके, सो मेंटर्स का रोल भी बहुत ज्यादा है। आप जिस भी मेंटर से कनेक्टेड हैं उनसे अपनी स्ट्रेटजी को लेके लगातार डिस्कशन करते रहिए, क्योंकि उससे क्या होता है, कई बार चाहे आप डिमोटिवेटेड फील कर रहे हो, मेंटर्स वो लोग होते हैं जो आपको सही रास्ता दिखाते हैं, सही स्ट्रेटजीज बताते हैं कैसे आपको इस एग्जाम को क्रैक करना है। इट इज नॉट ऑलवेज अबाउट कि आप
पर सर मैं तो इतने टाइम पढ़ते रहता हूँ, मैं 10-10 12-12 घंटे पढ़ता हूँ। इट इज नॉट लाइक दैट। आपको हो सकता है 1-2 घंटे आप कम भी पढ़ोगे, लेकिन सही डायरेक्शन में एनर्जी लगाओगे तो वो ज्यादा यूजफुल होती है, जैसा कि आयुष से हमारा डिस्कशन हुआ है। So Ayush, a lot of students are there who ask me repeatedly, can they still make it to the IIMs by writing CAT 2025 by looking at they have only 6 months left for this examination। उनकी बहुत क्वेरीज रहती हैं कि सर कैसे प्रिपरेशन करें, और 6 मंथ्स तो बहुत कम टाइम, उनको ऐसा लगता है कि 6 मंथ्स में नहीं निकाल सकते। बट आपकी प्रोफाइल के हिसाब से देखें, आप जब आए थे हार्डली मेरे हिसाब से शायद 5 महीने आपको बचे थे एग्जाम के लिए, और आपने ये एग्जाम क्लियर कर लिया है विद दी 99.7 परसेंटाइल। तो आप बताओ कैसे ये चीज कर सकते हैं, कैसे क्लियर कर सकते हैं इस चीज को? सर आई गेस 6 मंथ्स आर मोर देन इनफ। इजीली 6 मंथ्स में कैट क्रैक किया जा सकता है, बट बेसिकली जो हमको रिक्वायरमेंट है वो है प्रॉपर स्ट्रैटेजी की। बिकॉज मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट क्या करते हैं कि जब 5 मंथ्स या कम टाइम बचा है तो सिर्फ टेस्ट पे फोकस करते हैं। Okay. बट हमको क्या करना चाहिए कि इनिशियली स्ट्रैटेजीज पे फोकस करना चाहिए ठीक है। ताकि हमारा फाउंडेशन बिल्ड हो पाए। अगर हमारा फाउंडेशन क्लियर होगा तो फिर हमको मॉडरेट लेवल पे मूव करके टेस्ट सीरीज की तरफ मूव करना चाहिए। ठीक है। एंड उसमें ये है कि हम जितना प्रॉपर एनालिसिस करेंगे, जितने ज़्यादा क्वेश्चंस, वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस अटेम्प्ट करेंगे, डिफरेंट लेवल्स ऑफ लाइक टेस्ट पेपर्स अटेम्प्ट करेंगे, तो वो हेल्पफुल रहता है कैट क्रैक करने में। और वही चीज़ मेरे को भी हेल्प करी थी कैट क्रैक करने के लिए। Right. एंड अपार्ट फ्रॉम दैट मेन थिंग जो है कि मेंटर्स प्रॉपर सेलेक्ट करने चाहिए अपने, Okay. बिकॉज वही हमें गाइड करते हैं। एंड अगर प्रॉपर मेंटर हो तो आई गेस 6 मंथ्स आर मोर देन इनफ टू क्रैक। ऑलराइट। तो अगर मैं सम अप करूं तो क्या इसमें 2-3 कीवर्ड्स आपने बोले हैं। एक तो चूज योर मेंटर्स वाइजली, Yes. फर्स्ट थिंग। मॉक टेस्ट आपको बहुत ज्यादा लिखने हैं, प्लस एनालिसिस के साथ लिखने हैं, और एक जब सर्टेन टाइम आएगा तब आपको स्टार्ट Yes, करने हैं आफ्टर बिल्डिंग योर फाउंडेशन। ऑलराइट आयुष, एक और क्वेश्चन रहता है बच्चों के माइंड में कि आइडियल टाइम टेबल क्या होना चाहिए पढ़ने में? कितने टाइम उसको वीआरसी में देना है, कितना क्वांट पे देना है, कितना लॉजिकल रीजनिंग डेटा इंटरप्रिटेशन में देना है? तो इसमें मेरे 2 क्वेश्चंस हैं। व्हाट वाज योर स्ट्रेटजी, और बाकी बच्चों को क्या आप सजेस्ट करोगे? ये स्टूडेंट्स जानना चाहते हैं आपसे। सर सो ऐसा है कि मतलब देयर इज़ नो स्पेसिफिक टाइम कि जो हमको वीआरसी को देना चाहिए, क्वांट को या डीआईएलआर को। इट डिपेंड्स ऑन पर्सन टू पर्सन। कईयों का वीआरसी स्ट्रांग होता है, कईयों का क्वांट स्ट्रांग होता है। टॉकिंग अबाउट माय केस, जैसे मेरा क्वांट स्ट्रांग था तो मैंने अपना टाइम को 3:2:1 के रेशियो में डिवाइड किया था। तो सपोज वी टेक 12 आवर्स, तो मैं जो 3 पार्ट वाला था वो वीआरसी को देता था, जैसे कि 6 आवर्स, एंड 2 आवर्स मैं क्वांट्स को दे रहा था, एंड 1 आवर फॉर एलआरडीआई प्रैक्टिस। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट उसमें क्या होता है, कई बार जैसे 6 घंटे कंटिन्यूस वीआरसी नहीं पढ़ सकते, तो मैं ये करता था कि 2 घंटा वीआरसी पढ़ा, देन एक ब्रेक लिया, उसमें क्वांट्स पढ़ लिया। तो मैं क्वांट्स और डीआईएलआर को एज अ फिलर यूज़ कर रहा था ताकि मैं वीआरसी से एग्जॉस्ट ना हो जाऊँ। तो ये वो टाइम है जब आप थ्रू आउट पढ़ने वाले एकेडमिकली बात कर रहे थे ना, Yes, sir. और अगर बीच में आपको टेस्ट देने हैं तो उसको फिट इन करते थे अकॉर्डिंगली आप। हाँ सर, वो फिर टाइम उसके अकॉर्डिंग एडजस्ट करना होता था। जैसे कि टेस्ट दिया तो उसके बाद थोड़ा ऐसा एग्जॉस्ट हो जाता है टेस्ट के बाद, तो उसके अकॉर्डिंग टाइम एडजस्ट कर लिया। लाइक उस दिन 6 आवर्स ले लिया, 8 आवर्स, बट मैं रेशियो ट्राई करता था कि ये 3:2:1 में मेंटेन करूँ, क्योंकि ये स्ट्रेटेजी मेरे लिए काफ़ी हेल्पफुल रही और मैं स्कोर भी अच्छा कर पाया उसकी वजह से। राइट। तो इससे बच्चों एक चीज समझ में आ रही है जो इन्होंने स्ट्रेटजी डिस्कस करी है अभी, कि जो आपका वीकर एरिया है उसको आपको ज्यादा टाइम देना है। प्लस ये काफी बच्चे पूछते हैं कि बोरिंग लगता है सर, कैसे इसकी स्टडी करें, मेरा वीकर सेक्शन मान लो वीआरसी है, अब वो बोरिंग लग रहा है, 6 घंटे कैसे पढ़ूं? तो ये बहुत अच्छा बताया आयुष ने भी, ये स्ट्रेटजी फॉलो की थी कि आप बाकी सब्जेक्ट्स को, जो आपकी स्ट्रॉन्गेस्ट एरिया उसको फिलर की तरह यूज करो, और उन फिलर्स में बीच बीच में आपको टॉपिक टेस्ट भी फिट इन करते रहना है, उसका एनालिसिस भी करना है। आई कैन स्टिल रिमेम्बर व्हेन यू केम टू मी, यू वर लाइक कि सर मेरा वीआरसी तो बहुत वीक है ना। तो वो एक्सपीरियंस थोड़ा एक बार स्टूडेंट्स के साथ, अगर कभी काफ़ी बच्चे पूछते हैं तो उनको एक बार आप आइडिया दो कि कैसे आपने उस चीज़ को ओवरकम किया, और क्या अपना डिस्कशन हुआ था उस टाइम पर, और आपने कैसे उस चीज़ को इम्प्रूव किया। तो जब मैं फर्स्ट डे आया था, अपनी बात हुई थी, तो मेरा फर्स्ट मतलब थॉट यही था कि वीआरसी कैसे इंप्रूव कर सकता हूँ मैं, क्योंकि वीआरसी मेरे लिए प्रॉब्लमेटिक सेक्शन था। तब आपने मुझे काफ़ी सारी स्ट्रेटजी सजेस्ट करी थी, जैसे कि कंटिन्यूस रीडिंग एंड कैसे मेरे को वीआरसी का पेपर अटेम्प्ट करना चाहिए, एंड आपने कंसर्न फैकल्टी से भी मेरी बात करवाई थी ताकि मैं और उस चीज़ में इंप्रूव कर सकूँ। तो वो चीज़ मेरे लिए काफ़ी हेल्पफुल रही थी। एंड उसके अलावा जो मटेरियल शेयर करे गए थे आपके थ्रू, तो वो काफ़ी हेल्पफुल रहा, और मुझे एक प्रॉपर मेथड मिल पाई कि कैसे मुझे वीआरसी को अप्रोच करना चाहिए। आपने जो अलग अलग स्ट्रैटेजीज बताई थी तो वो काफ़ी हेल्पफुल रही। एंड उसके साथ साथ आपने जैसे बताया था कि मुझे वीआरसी तो स्ट्रॉन्ग करना ही है, बट जो अपना स्ट्रॉन्ग पार्ट है उसको ज़रूर स्ट्रॉन्ग रखना है, बिकॉज वीआरसी इस मुझे डिसेंट स्कोर करना है, बट जो मेरा ओवरऑल परसेंटाइल बूस्ट करेगा वो मेरा स्ट्रॉन्गर सेक्शन होगा। डेफिनेटली। तो वो बहुत हेल्प करा था मेरी स्ट्रैटेजी।
तो ये इससे एक चीज समझ में आ रही है कि स्टूडेंट्स को जो अपना 3:2:1 का आपने रेशियो वाला फॉर्मूला बताया, तो उससे ये बिल्कुल फिट हो रहा है कि आपको वीकर पार्ट तो स्ट्रॉन्ग करना ही है, लेकिन जो आपका ऑलरेडी स्ट्रॉन्गर पार्ट है उसको और स्ट्रॉन्गेस्ट की तरफ लेके जाना Yes, sir. है ना। उसको आप रिस्क नहीं ले सकते, क्योंकि आपका वो स्कोर भी बूस्ट करेगा, आपका मोरल भी बूस्ट करेगा। Yes, sir. और बस मेक श्योर कि जो वीकर एरिया है उससे आपका एटलीस्ट कट ऑफ क्लियर हो जाए, हाँ. है ना। ओके, एक डेटा इंटरप्रिटेशन एंड लॉजिकल रीजनिंग के सेक्शन में काफी बच्चे बोलते हैं कि सर टाइम ही नहीं बचा, 4 सेट्स 5 सेट्स आए तो 5 सेट्स के अंदर पहला सेट किया नहीं हुआ, दूसरा किया नहीं हुआ, टाइम पूरा निकल गया, फिर लास्ट के 5 मिनट्स बचे और मैच्ड अप करके आ गए, जबकि इजी सेट्स भी थे, मॉडरेट भी थे, जो मैं वहाँ तक पहुँच ही नहीं पाया। तो इसके लिए आपने क्या स्ट्रेटजी फॉलो करी? कुछ आप अपना एक्सपीरियंस शेयर करोगे, या फिर जो हमने कुछ डिस्कस किया था उसके बारे में स्टूडेंट्स को बताओ। सर जैसे कि हमने कैट का पैटर्न देखा ही है कि एक इजी सेट होगा, एक डिफिकल्ट सेट होता है एंड 2 मॉडरेट होता है। तो उसमें हमारा 5 सेट आते हैं, 5 सेट, बट जनरली पैटर्न रहता है कि मॉडरेट भी होंगे, इजी भी होंगे, डिफिकल्ट भी। तो हमारा मेन फोकस उस पर है कि हमको सेट सिलेक्शन आना चाहिए। एंड उसके लिए मुझे जो आपने स्ट्रेटेजी बताई कि या तो मैं 8 के पार्ट्स में डिवाइड करूँ अपने टाइम का 9 मिनट्स में। सो दैट स्ट्रेटेजी इज़ वन ऑफ द बेस्ट, बिकॉज उससे क्या होगा कि 8 मिनट्स में अगर फर्स्ट सेट मैंने अगर डिफिकल्ट में पिक किया, बट आई हैव टू मूव ऑन आफ्टर 8 मिनट्स। सो उससे क्या होगा कि मैं सारे सेट्स देख पाऊंगा एंड सॉल्व कर पाऊंगा, एंड मुझे आइडिया भी होगा कि मुझे अगर बचे हुए टाइम में किसी और सेट को वापस अटेंड करना है तो किसको अटेंड करना है। और तो उस तरह से मेरे को मतलब एटलीस्ट 2 सेट तो मैं अटेंड कर ही पाऊंगा एनी डे। तो ऐसा नहीं होता कि हमारा पूरा सेट छूट जाए। ये स्ट्रेटजी आपने मॉक्स में ही फॉलो करी थी लगातार? यस सर, कंटिन्यूस मैंने मॉक में फॉलो करी थी। स्टार्ट में ऑब्वियसली 1-2 टेस्ट में थोड़ा उतना इम्प्लीमेंट नहीं कर पाया, बट ओवर द टाइम अच्छे से इम्प्लीमेंट कर पाया। तो मेरे को हेल्पफुल रहा इस बार कैट में, क्योंकि सडनली इस बार 4 से 5 सेट्स हो गए थे कि वहाँ को मैं तो जो आयुष ने भी स्ट्रेटजी डिस्कस की है, इस पे हमने बहुत डिस्कशन किया था। अर्लियर देयर यूज्ड टू बी 4 सेट्स, उसके हिसाब से आयुष ने स्ट्रेटजी बताई है 8 मिनट्स की, क्योंकि कैट भी 4 सेट्स में, मैं 4 सेट्स वाली बात कर रहा हूँ, 5 इस साल से आए हैं, प्रोपोर्शनली हम उसको चेंज कर लोगे तो एक सेट टफेस्ट होता है, एक इजी होता है जो सबसे हो जाता है, और 2 कहीं ना कहीं मॉडरेट या इजी लेवल के सेट्स पूछे जाते हैं। तो इस स्ट्रेटजी का फायदा ये है कि कभी भी आप कोई भी सेट छोड़ के नहीं आओगे, आपकी आंखों के सामने से एक सेट तो निकल ही जाता है। प्लस अगर आपका डे खराब है, मॉक टेस्ट में जिन्होंने प्रैक्टिस करी थी इससे आपको काफ़ी इनको हेल्प मिली थी कि अगर डे खराब है, आपको टफ सेट पहले मिला, तब भी आपके 9 मिनट या 8 मिनट ही खराब हुए, फिर आपको पता रहेगा, टाइम भी देखते रहोगे। यूजुअली बच्चे क्या करते हैं, टफ सेट को उठाया, ट्राई करते रहे 20 मिनट्स का टाइम लग गया, उसके बाद वो मैसअप करके आ जाते हैं और लास्ट में उनके इजी सेट्स रह जाते हैं। इस स्ट्रेटजी से आपको बहुत हेल्प मिलने वाली है।